दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों मिक्स क्वेश्चनों की ये 52 नंबर सीरीज़ है और इससे पहले हम 51 सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन होते हैं। अपने आज की इस सीरीज़ में भी 25 क्वेश्चन होंगे। अब तक लगभग 1275 क्वेश्चन हम दे चुके हैं और आज की इस सीरीज़ में अपने 1276 से लेकर 1300 तक क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उसी पेपर में से लिए गए। व्हाट्सएप पर एक पेपर मुझे यूपी आर्विनर या यूपीपीसीएल TG2 का था जिसमें 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के थे। तो 25-25 की इसकी 4 सीरीज़ अपलोड की जाएगी। ये सेकंड सीरीज़ है उसकी। दोस्तों चैनल पर नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को चैनल को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज के सभी 25 क्वेश्चन को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1276 अपना आज का है कि लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या है। यानी शॉर्ट सर्किट हुआ लेकिन फ्यूज नहीं उड़ा, कारण क्या हो सकता है। फ्यूज लगाया हुआ है, फेज तार के श्रेणी क्रम में हमेशा फ्यूज लगता है और फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। भार धारा के हिसाब से लगता है और लगभग फ्यूज को 1.5 गुना लगाया जाता है रेटेड करंट का। हालांकि इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो 40% ही रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये है कि फ्यूज परिपथ में लगा हुआ था लेकिन वो नहीं उड़ा। ऑप्शन देखने से ही पता लग रहा है बी उत्तर रहेगा। फ्यूज़ की रेटिंग बहुत अधिक है, यानी रेटिंग ज़्यादा थी इसलिए फ्यूज़ नहीं उड़ा। इसीलिए प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज़ हमेशा लगना चाहिए। अपने क्वेश्चन का आंसर इसका बी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 4 समरूप प्रतिरोधकों को यानी एक समान मान के थे। समरूप का मतलब है आइडेंटिकल, जिसका सारे पैरामीटर्स बराबर हैं। यानी अगर वायर बाउंड है तो चारों वायर बाउंड थे और कार्बन कंपोजिशन है तो चारों प्रतिरोध कार्बन कंपोजिशन ही थे। यानी सारे पैरामीटर उनके सेम है। प्रतिरोध मान, वाटेज मान, टॉलरेंस, चारों पैरामीटर उनके एक समान थे। पहले समांतर में जोड़ा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध का कितने गुना है। यानी पहले वाले का तो पहले वाला पैरेलल था, उसको दूसरे वाले के साथ कंपैरिजन करवाना है। दूसरे वाला था सीरीज में। मान लीजिए कि हम ये मानते हैं कि चारों प्रतिरोध 4-4 ओम के थे। कितने का भी मान सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। आप इसको 1-1 ओम का भी मान सकते हैं, आप इसको 10 ओम का भी मान सकते हैं। देखिए चारों 4-4 ओम के थे। सबसे पहले समांतर क्रम में टोटल कर दीजिए, R/N से होता है जब सभी प्रतिरोध समान मान के हो। प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम का है और 4 ही प्रतिरोधक है। समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना आया, 1 ओम। अब इनका श्रेणी क्रम में कर दीजिए। श्रेणी क्रम में होता है R/N। समांतर में R/N, श्रेणी क्रम में R/N। 4 × 4 यानी 16। पैरेलल बटे सीरीज करें तो कितना हो गया, 1/16। तो जब दोनों का मान की तुलना करेंगे तो कितना है, 1/16 है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि तीन ओम के प्रतिरोध है, यानी 3 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक 3-3 ओम के भी है। उनको हमने एक त्रिभुज की आकृति में जोड़ दिया कि नहीं, 2 कोणों के बीच में प्रतिरोध का मान कितना कितना होगा। देखिए जब भी त्रिभुज की आकृति में आपको 3 प्रतिरोधक जोड़ करके देवें, और सबसे बड़ी बात कि यदि तीनों प्रतिरोध एक समान मान के हो तो किसी भी 2 कोणों के बीच में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 × R। ये फिक्स फॉर्मूला है, लेकिन प्रतिरोध समान मान के होने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। यानी A B के बीच में, B और C के बीच में, C और A के बीच में, किसी भी 2 कोणों के बीच में समान मान के प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध हो तो 2/3 × R। लेकिन असमान मान के हो तब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किन कोणों के बीच में हमसे पूछा गया। फिर
दो श्रेणी क्रम में आएंगे, फिर वो दोनों दूसरे के साथ पैरेलल में आएंगे। अभी देखिए अपने इस प्रतिरोध का जो था मान समान मान का था, 2/3 इंटू 3 करेंगे, आंसर कितना आएगा 2 ओम। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होगा। एनटीसी पूछा है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता किसका है। किसका घटता है, सेमीकंडक्टर का घटता है। ऑप्शन में कोई सेमीकंडक्टर नहीं है। इंसुलेटरों का घटता है, अचालकों का, ऑप्शन में कोई अचालक नहीं है। इसके बाद में किसी भी अम्लीय विलयन का घटता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का भी घटता है। तो क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो एनटीसी है। देखिए ब्रास, मरकरी, सिल्वर, ये तीनों कंडक्टर है और इन तीनों का पीटीसी होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक लेड एसिड बैटरी की लाइफ कितनी हो सकती है। लेड एसिड बैटरी की लाइफ डिपेंड करती है कि बैटरी किस तरह की है। जैसे एक पावर स्टेशन में अगर काम में लेते हैं तो वहाँ तो 10 से 15 वर्ष की होती है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल्स की बैटरी होती है इनके लगभग 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होती है। कार वगैरह ऑटोमोबाइल्स की जो बैटरी होती है, तो सटीक ऑप्शन इसका 2 से 5 वर्ष रहेगा, यानी सी ऑप्शन की ओर जाएंगे अपन। हालांकि इन्होंने पर्टिकुलर यूज के लिए नहीं बताया, किसी पावर स्टेशन में स्टोरेज के लिए, रिजर्व के लिए और बैकअप के तौर पर जो डीसी सप्लाई लेड एसिड बैटरी से दी जाती है वहाँ 10 से 15 साल बैटरी की लाइफ होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। एक एक्यूमुलेटर सेल जो होता है, तो बैटरी की क्षमता हम सब जानते हैं एम्पियर आवर में होती है। मतलब क्या होता है इसका, बड़ा सिंपल मीन होता है इसका, और मीन ये होता है कि बैटरी इतने एम्पियर की धारा इतने समय तक दे सकती है, इतने घंटे तक दे सकती है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। बैटरी कितने एम्पियर की धारा कितने घंटे तक विद्युत दे सकती है, सप्लाई कर सकती है। अगला अपना क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट की पहचान करनी है। बैटरी की कैपेसिटी बताई गई है हमें कितनी, 20 एम्पियर आवर। 20 एएच क्षमता की एक लेड एसिड बैटरी है, तो ये कैसे सप्लाई कर सकती है। देखिए बैटरी की क्षमता अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो मतलब जिसको बैटरी का एक क्वेश्चन आता है वही ये दूसरा कर सकता था। हालांकि बैटरी से 3-4 क्वेश्चन भी है इस पेपर में, तो टोटल 100 क्वेश्चन थे। 25-25 क्वेश्चनों की अपन 4 सीरीज बनाएंगे, और ये सीरीज इसीलिए दिए, क्वेश्चन एक बैटरी से संबंधित ही 3 क्वेश्चन इसमें आ गए, लेकिन ये पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है इसलिए अपन दे रहे हैं। ओके, सवाल ये कहता है कोई भी बैटरी हो, जैसे इसके मैं आपको अनेक उत्तर बता देता हूँ। 20 एम्पियर आवर, इसका मतलब ये होता है कि 20 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक भी दे सकती है, और ये अपन को 2 एम्पियर की धारा 10 घंटे तक भी दे सकती है, और 1 एम्पियर की धारा 20 घंटे तक भी दे सकती है। जो भी हो, पेपर में कैसे करना है, पेपर में ये करना है दिए गए ऑप्शन में एम्पियर इंटू आवर करो, वो इस आपके दिए गए क्षमता के बराबर होने चाहिए। तो अभी अपना आंसर जो इसमें आएगा वो क्या आएगा, तो इसके तो काफ़ी ऑप्शन सही बन रहे हैं। बी ऑप्शन भी सही है कि 20 घंटे तक 1 एम्पियर की धारा, ये भी तो सही है, और 1 घंटे तक 20 एम्पियर की धारा, ये भी सही है। और अच्छा सॉरी, गलत स्टेटमेंट पहचान करना था। ओके ओके, तो 200 घंटे तक 0.1 एम्पियर, ये वाला भी सही है। ओके ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट पहचानना है, तो फिर ए गलत है। 20 घंटे तक 20 एम्पियर की धारा नहीं दे सकती, क्योंकि ये कितना हो गया, 400 एच हो गया। तो बी, सी और डी ये तीनों तो सही स्टेटमेंट है, जबकि ए स्टेटमेंट गलत है। ए कर देंगे इसका। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ई वोल्ट ईएमएफ वाले और आर ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेल है जो समांतर क्रम में जोड़े गए, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी। यानी समांतर क्रम में हमें करंट पूछा गया है। देखिए परिपथ की कुल धारा ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस होता है, आरटी। अब मैं सबसे पहले आपको आरटी ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों। आर टोटल में क्या होता है, एक तो लोड रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस।
सेलों का भी तो आंतरिक प्रतिरोध है ना, तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध दोनों जुड़ते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध सेलों का समांतर क्रम में सेल है ना, तो वैसे ही होता है जैसे समांतर क्रम में प्रतिरोध हो, यानी R/N होता है। समांतर क्रम में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, ध्यान रखिएगा, जैसे समांतर में प्रतिरोध घटते हैं वैसे ही। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, RL प्लस R/N। और देखिए समांतर क्रम में EMF एक बराबर रहता है, इसलिए N/E करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समांतर क्रम में कुल EMF उतना ही रहेगा जितना कि एक सेल का था, यानी यहाँ तो अपना E एज इट इज़ रह जाएगा। श्रेणी क्रम होता तो N/E करते, और दूसरा क्या करना है, RL यानी लोड प्रतिरोध प्लस R/N, ये अपना फॉर्मूला इसके लिए सटीक रहेगा। और ऐसा फॉर्मूला आपको C ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर अपना C ही होगा, ठीक है। और अगर होता ये श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम में N/E की जगह तो टोटल आ जाता, और RL में N/R ये हो जाता। दोनों का याद रखना है, ऐसा ऑप्शन है नहीं कहीं भी श्रेणी क्रम वाला, तो समांतर के लिए C रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इसके बनते हैं 2 क्वेश्चन। देखो अगर तीनों प्रतिरोधकों के मान दे देता, जैसे यानी मैं सवाल ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तीनों समान मान के हैं तब तो केवल मात्र 4 तरीके होते हैं जोड़ने के, लेकिन यदि तीनों की वैल्यू अलग अलग है तो फिर टोटल होते हैं 8 तरीके प्रतिरोधकों को जोड़ने के। अब देखो जब तीनों बराबर है तो कितने बने, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला, दोनों तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया। नंबर 3 2 सीरीज में 1 पैरेलल में। नंबर 4 2 पैरेलल में 1 सीरीज में। तो कितने तरीके बने, 4। लेकिन ध्यान रखना यहाँ R प्रतिरोध यानी तीनों का मान एक समान है। यदि हमें जैसे वैल्यू दे देता कि 6 ओम 7 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध है, इनको हम कितने तरीके से जोड़ सकते हैं, फिर तरीके बदल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, निम्न में से किस सामग्री की प्रतिरोधकता सबसे कम है। भाई प्रतिरोधकता सबसे कम या फिर चालकता सबसे अधिक, बात तो एक ही हो गई ना क्वेश्चन की। प्रतिरोधकता सबसे कम उसी की होगी जिसकी चालकता सबसे अधिक है, और इन सब में जो अच्छा चालक है वो कौन है, नो डाउट कॉपर ही है। तांबा सबसे अच्छा चालक है, इसलिए प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होगी, तांबे की ही होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिरोध का साइज जो है वो उसकी पावर कैपेसिटी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, यानी वही प्रतिरोधक आकार में बड़ा होगा जिसकी पावर कैपेसिटी मैक्सिमम है, उच्चतम है। यहाँ देखिए 50 वाट का, 10 वाट का, 1 वाट का और आधे वाट का, तो सबसे बड़े साइज का कौन होगा, ए 10 ओम 50 वाट। एक प्रतिरोधक का भौतिक आकार यानी साइज उसकी शक्ति क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए वाट में जो अधिक है वही साइज में बड़ा होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि किसी 100 वोल्ट वाले एक बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। सवाल क्या है, सवाल ये है प्रत्येक किलोवाट घंटा यानी 1 kWh की पावर कब कंजप्शन होगी। 1 kWh की पावर कंजप्शन कब होगी, 1000 वाट का लैंप 1 घंटे तक चले, 500 वाट का लैंप 2 घंटे तक चले, 250 वाट का लैंप 4 घंटे तक चले। मतलब हमें लैंप की पावर कैपेसिटी चाहिए, लैंप की पावर कैपेसिटी दे नहीं रखी, हमें लैंप का पी कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V²/R। वोल्टेज कितना दे रखा है, 100, 100 × 100 डिवाइडेड बाई 500। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे उत्तर कितना आएगा, 20 वाट।
यानी लैंप कितने का है, 20 वाट का है। इसका मतलब हमें 1000 वाट घंटे करने के लिए 20 वाट वाले लैंप को कितने घंटे तक चलाना होगा, हमें 50 घंटे तक चलाना होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी। यानी ये 20 वाट का लैंप है, 50 घंटे अगर चलेगा तो इसका पावर कंजप्शन कितना होगा, 1000 वाट घंटे, यानी 1 किलोवाट घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए उपयोग में नहीं ले सकते। देखिए, कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी होते हैं, इनकेंडिसेंट लैंप बोलते हैं इनको। टेंटालम फिलामेंट ये भी लगता है, जैसे सोडियम हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है तो उनमें टेंटालम आलेपित फिलामेंट होता ही है, नाइक्रोम नहीं होता। इनको केवल हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम में लेते हैं। डी रहेगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर में फिट किया गया है, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लड़कों के डाउट भी रहता है, तो आज इसमें आप लोग कंफर्म कर ही लो। दोबारा आ गया क्वेश्चन कि ग्लास के साथ सिलिका जेल जो है यानी कांच के साथ लगाई, ब्रीदर में फिट किया हमने ताकि क्रिस्टल का कलर हमें ईजिली दिखाई दे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तो उसका रंग नीले से बदल कर कैसा हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन में ही एक आंसर तो दे दिया, जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदल कर, इसका मतलब जब वो फ्रेश था, जब नमी मॉइस्चर ऑब्जर्व नहीं किया तब वो ब्लू था। तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि जब सिलिका जेल फ्रेश यानी नई सिलिका जेल कलर कैसा होता है, ब्लू, जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप लोग ये टिक देख रहे हैं। ओके, फिर करें कि ब्लू से बदलकर कैसा हो जाता है, तो इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, इसने दोनों ही दे रखे हैं। और ऐसा भी जब हो जाए तो क्या करना है ये भी देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक साथ ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को पिंक गुलाबी की ओर जाना है। दोनों क्वेश्चन हो गए, नमी अवशोषित कर लेता है तो पिंक यानी गुलाबी है, और फ्रेश है तो ब्लू यानी नीला होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। सोल्डर टिन और लेड की मिश्र धातु है और लगभग इसमें 60-40 का रेशियो रहता है। टिन की मात्रा ज़्यादा होती है और यही फ्यूज का रेशियो रहता है, लगभग सेम ही होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि केबल में जोड़ लगाने के लिए, सामान्य बिजली के किसी प्रयोजन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो पर्पज़ के लिए यदि हमें फ्लक्स की बात करें तो ऐसा कौन सा कॉमन फ्लक्स है। कॉमन फ्लक्स आयर नंबर 7 है भाई। इसके लिए तो हम यही करेंगे। हालांकि बेरोजा, सुहागा, बैरोक्स, कई तरह के फ्लक्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, लेकिन सबसे बेटर जो है ये आयर नंबर 7 ही रहेगा। इसी में स्टायरिन, बेरोजा ये भी आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीटी के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तो सेकेंडरी का। भाई ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, याद रखें। उपयोग के दौरान सीटी की सेकेंडरी कभी ओपन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोर सेचुरेट होगी और सीटी ब्लास्ट होकर फट सकती है, फट जाती है सीटी, कोर हायर सेचुरेट हो जाती है। जब भी सीटी का उपयोग कर रहे हैं तो इसकी सेकेंडरी में या तो एमीटर होना चाहिए या कोई संट या प्रतिरोधक लगाकर सीटी की सेकेंडरी को सदैव शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए। सीटी की सेकेंडरी कभी ओपन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ब्लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए पीटी का उपयोग हम करते हैं। उच्च वोल्टेज को एक निश्चित मान तक घटाने के लिए हम पीटी का उपयोग करते हैं। पीटी के प्राइमरी में टर्न की संख्या कैसी होती है। देखिए, पीटी जो है ना, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, मतलब V1 की अपेक्षा V2 लेस देन होता है। प्राइमरी में वोल्टेज अधिक, सेकेंडरी में कम। और ये ध्यान रखिएगा कि जिसकी वोल्टेज कम हो उसी में टर्न कम होते हैं। अब हमें सेकेंडरी के सापेक्ष प्राइमरी का पूछा है, तो प्राइमरी में टर्न जो है वो सेकेंडरी के टर्न की अपेक्षा अधिक होते हैं। सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होता है। अपन को क्वेश्चन का आंसर बी करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चुंबक का गुण निम्न में से कौन सा नहीं है। मैग्नेट का गुण नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में कई बार गलती हो जाती है, हम ये नहीं देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। देखिए, चुंबक में गुण सबसे पहला कि लोहे और मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है, तो ये तो होता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित, असमान आकर्षित करते हैं, तो ये भी होता है। चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक के रूप में कार्य
नहीं करता है, ये गलत हो गया। प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक बन जाता है, यही गलत है। और हथौड़े से तोड़ने, गर्म करने, ऊंचाई से गिराते हैं तो गुण समाप्त हो जाता है, ये भी सही है, सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कार में निम्नलिखित एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरियों का उपयोग होता है। देखिए, कार बैटरी की जो औसत एम्पीयर आवर कैपेसिटी होती है वो होती है 48 AH। लगभग 45 से 48 एम्पीयर आवर औसत है कार बैटरी की क्षमता होती है, तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 30 से लेकर 60 AH क्षमता वाली बैटरी कार में सामान्यतः काम में लेते हैं। सेल को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए जोड़ते हैं, और आउटपुट करंट क्षमता बढ़ानी होती तो फिर हम सेल को समांतर में जोड़ते। ये तो इजी क्वेश्चन है। सोलर सेल निर्माण के लिए हम कौन सी सामग्री काम में लेते हैं? तो वो सिलिकॉन के बनते हैं। सोलर सेल सिलिकॉन के बनते हैं, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और अगला अपना क्वेश्चन है कि सोलर सेल की आपेक्षिक क्षमता, मतलब एफिशिएंसी पूछ रहे हैं कि मोस्टली एफिशिएंसी कितनी है। एक सोलर सेल की औसत एफिशिएंसी 18% होती है, और वैसे 18 से 23% होती है। अब ऐसा तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया। रेंज में देखें तो एवरेज एफिशिएंसी 18 से 23 होती है, वैसे एक सटीक आंकड़े की ओर जाएं तो 18% होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेंगे, 10 से 15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी 6 वोल्ट लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है। यदि बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो करंट कितना चलेगा? देखिए, शॉर्ट सर्किट के समय धारा ज्ञात करनी है, I बराबर V/R करेंगे। वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। इसलिए धारा कितनी मानते हैं? अनंत। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस 0, शॉर्ट होने का मतलब है लोड प्रतिरोध 0 है, तो आंतरिक प्रतिरोध तो है ही ना कम से कम। तो आंतरिक प्रतिरोध के अकॉर्डिंग करंट चलेगा और 600 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन का आंसर कितना करेंगे? डी। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में आ गया है, मेंटेनर दिल्ली मेट्रो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्थिर वोल्टेज सोर्स में क्या पाया जाता है? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है वोल्टेज सोर्स क्या है? कांस्टेंट है। एक स्थिर वोल्टेज सोर्स जो है ये ऐसा सोर्स है जो किसी भी लोड पर टर्मिनल वोल्टेज इसकी स्थिर रहती हो, इसलिए इसकी आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है। यानी प्रैक्टिकली बात करें, अब आंतरिक प्रतिबाधा शून्य का तो ऑप्शन नहीं है। तो सिस्टम ये है कि कोई भी वोल्टेज स्रोत आदर्श हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी सोर्स की आंतरिक प्रतिबाधा शून्य नहीं हो सकती। अतः लोड परिवर्तन पर सोर्स की टर्मिनल वोल्टेज घटती है थोड़ी सी, तो हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक प्रतिबाधा शून्य का तो ऑप्शन नहीं है, तो इसका अपन ए करेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में ये 25 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।